नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की भर्ती के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई 2026 की भर्ती को लेकर क्या अपडेट है, कब तक आपको ऑनलाइन फॉर्म देखने के लिए मिलने वाले हैं, इस पर हम बात करेंगे। एज लिमिट क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशंस क्या मांगी है, कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और क्या लंबाई चौड़ाई और रनिंग मांगी है, हर एक पॉइंट में आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। आरपीएफ की जब हम बात करते हैं, आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स एक अपने आप में बेहतरीन टाइप की फोर्स है, अपने आप में बेहतरीन टाइप की पुलिस वाली फोर्स है। पुलिस वाली जो भर्ती है ना, पुलिस वाली जो वैकेंसी है, पुलिस वाली जब हम भर्ती की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप में नंबर 1 पर आने वाली जो फोर्स है वो आरपीएफ है। वजह, यहाँ पर लिमिटेड टाइम की ड्यूटी होती है, लिमिटेड एरिया होता है ना। ऐसा नहीं कहीं भी भागना पड़ जाए किसी भी वक्त किसी भी जगह, ऐसा तो मैटर होता नहीं है। रेलवे पुलिस है तो रेलवे संबंधी ही मैटर ये देखती है, तो इसलिए अपने आप में बहुत ही शानदार ये जॉब होती है और बहुत ही जानदार इसका अपना रुतबा होता है। चलिए करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। एक एक पॉइंट मैं आपके साथ क्लियर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे पहले रियल और ऑथेंटिक जानकारी के लिए नवनीत एजुकेशन प्रो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। कौन कर सकता है आवेदन, सबसे पहला क्वेश्चन। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं क्या क्या पॉइंट है। एक तो पॉइंट इसका यह है कि आप भारतीय होने चाहिए, है ना, इंडियन सिटीजन हो, यानी अगर आप भारतीय मूल के निवासी हैं, भारतीय मूल के या भारत के निवासी कर लीजिए, भारत के निवासी अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कोई कहता है कि हम वो नेपाल से या भूटान से, नेपाल से अगर कोई कहता है कि हम अप्लाई कर सकते हैं तो मैं कह दूं नहीं जी, नेपाल वाला बंदा यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक, दूसरा, मेल और फीमेल कैंडिडेट यानी महिला एवं पुरुष, महिला एवं पुरुष दोनों ही टाइप के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। बात सीधी सी है, अगर आप भारत के निवासी हैं, मेल हो या फीमेल कैंडिडेट हो, सभी यहाँ आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, साथ में एसआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी समस्या का आपको सामना करना नहीं पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसकी योग्यता के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में। तो जो कांस्टेबल है इसके लिए आपकी जो है वो 10वीं पास होनी चाहिए। क्या 10th पास अगर आप हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाते हैं। अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर की तो यहाँ पर आप कौन सी स्नातक यानी ग्रेजुएशन, है ना, ग्रेजुएशन अगर आपके पास है, ग्रेजुएशन मतलब आपने बीए कर रखा हो या बीएससी कर रखा हो या बीकॉम कर रखा हो, है ना, या बीबीए कर रखा हो, इस टाइप से अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है या बीटेक कर रखा हो तो आप यहाँ पर एसआई पदों के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे ज्यादा संख्या में जो फॉर्म भरे जाते हैं वो कांस्टेबल के अंदर भरे जाते हैं। उसकी वजह क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन। 10th पास होने की वजह से सबसे ज्यादा फॉर्म कांस्टेबल के लिए भरे जाते हैं और कांस्टेबल अपने आप में बेहतरीन जॉब होती है। ठीक है, 10th पास अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे और बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ पर सिलेक्शन बड़े आराम के साथ ले सकते हो। एक चीज और बता दूं, रेल मंत्री साहब ने ये बात बोली थी कि हर साल आएगी भर्ती, है ना, हर साल आएगी भर्ती। तो हर साल जो भर्ती आएगी ये किस तरीके से आती है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं जो आपका रेलवे ग्रुप डी है, क्या है, रेलवे ग्रुप डी, उसके पैरेलल ही वैकेंसी आती है। जैसे भी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई है तो जल्दी ही आपको अब इसकी जो वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी। कब तक देखने के लिए मिलेगी ये बात मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, और आप यहाँ पर अपना सिलेक्शन कैसे पक्का कर सकते हैं इस बात के बारे में मैं आपको यहाँ पर गहन चर्चा करूंगा। साथ में एक बात और बता दूं, ये जो भर्ती है अब कराएगा कंप्लीट कौन, एसएससी। पहले बात वायरल हुई थी कि भाई एसएससी अगर भर्ती करा रहा है और कांस्टेबल पदों की वैकेंसी की भर्ती एसएससी कराएगा तो ये कांस्टेबल की जो भर्ती है एसएससी के माध्यम से एसएससी जीडी वाले पदों में देखने के लिए मिलेगी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। एसएससी जीडी में नहीं मिलेगी, एसएससी की तरफ से ही कांस्टेबल और एसआई दोनों की अलग से वैकेंसी निकाली जाएंगी। ठीक है, सारे पॉइंट मैं आपके साथ क्लियर करता हुआ चलूंगा, एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा। पूरी वीडियो को ध्यान से देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। बात कर लेते हैं कितने पदों पर होगी भर्ती, तो मैं आपको बता दूं फिलहाल ये लगभग 5500 प्लस पदों पर भर्ती होने वाली है। 5500 प्लस पद यहाँ पर भर्ती के लिए होने वाले हैं। ठीक है, जिनमें से आप ये मान के चल सकते हैं कि लगभग 5000 प्लस वैकेंसी रहेंगी कांस्टेबल के लिए
ठीक है जी। और अगर हम बात करें टोटल 500 प्लस के आसपास जो वैकेंसी रहेंगी वो रहेंगी एसआई यानी सब इंस्पेक्टर के लिए। तो ये दो तरह की वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी और इतने पदों पर देखने के लिए मिल जाएगी। अब एक एक बात मैं आपके साथ और साझा कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक बात दे रखी है, बात मैंने आपको बताई थी क्या, आरपीएफ में हर साल भर्ती आएगी, और अश्विनी जी वैष्णव जी ने ये बात बोली थी हर साल भर्ती आएगी। जैसे अब आप लगातार देख रहे हैं कि एसएस रेलवे ग्रुप डी की लगातार भर्ती आ रही है, ऐसे ही रेलवे में आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस फोर्स की भी जो भर्ती है वो हर साल आएगी। इसमें कोई भी दोराहे वाली बात है नहीं, शक संदेह वाली बात है नहीं। एक चीज और यहाँ पर इन्होंने बोली कि आरपीएफ में अब एसआई की और कांस्टेबल पदों की जो भर्तियां हैं वो शारीरिक मापदंड और दक्षता सीएपीएफएस की तर्ज पर जांचेंगे। यानी सीएपीएफएस की तर्ज पर आपकी जो भर्ती है ये होने वाली है। यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूं, जो हाइट पहले मांगी जाती थी 165 सेंटीमीटर, अब वो बढ़ा के 170 सेंटीमीटर कर दी गई है। इस तरीके से कहीं ना कहीं नुकसान देखने के लिए मिला है। पहले क्या होता था, यूपी पुलिस के अंदर भी जाओगे तो आप वहां पर 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए थी, तो जिनकी हाइट कम है, जिनकी लंबाई कम थी, वो यहाँ पर भी अप्लाई कर देते थे 165 सेंटीमीटर वाले। अब ये हाइट बढ़ाकर 170 सेंटीमीटर कर दिए, तो इससे कहीं ना कहीं जो नुकसान है बच्चों को देखने के लिए मिला है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, 2024 में वैकेंसी निकाली गई थी, अब 2025 की जो वैकेंसी 26 में आएंगी। कब तक आएंगी इसकी बात मैं आपको बता दूंगा। 2024 और 25 में टोटल कितनी वैकेंसी, इसका विवरण दिया हुआ है। इससे अपन को क्या लेना, आगे चलते हैं। आगे जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पर आता है आपके लिए। मेन पॉइंट क्या है, ये एग्जाम पैटर्न हो गया। कट ऑफ की हम बात करेंगे, टोटल क्वेश्चन कितने रहे थे इसकी हम बात करेंगे। उससे पहले छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं, देखो जो एसएस ये कांस्टेबल की जो वैकेंसी है, इसकी कांस्टेबल कांस्टेबल के लिए पहले हाइट 165 सेंटीमीटर थी, अब बढ़ा के 170 सेंटीमीटर कर दिए मेल कैंडिडेट के लिए। किसके लिए, मेल कैंडिडेट के लिए। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होना कंपलसरी है। कांस्टेबल की हम बात कर रहे हैं फिलहाल। ठीक, चेस्ट जो होगी मेल के लिए रिक्वायरमेंट वो 80 से सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर, यानी बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर आपकी जो चेस्ट है मेल कैंडिडेट की वो हो जानी चाहिए। फीमेल के लिए यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है चेस्ट वगैरह की। ऐसे अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर के बारे में, यानी एसआई के लिए भी हाइट 170 सेंटीमीटर कर दी है, और एसआई के लिए मेल फीमेल कैंडिडेट की हाइट भी 157 सेंटीमीटर कर दी गई है। चेस्ट की रिक्वायरमेंट और हाइट की रिक्वायरमेंट कांस्टेबल साथ में आपका एसआई दोनों के लिए सेम है। ठीक है, ये हो जाती है फिजिकल स्टैंडर्ड की बात। अब फिजिकल स्टैंडर्ड की जब हमने बात कर ली, तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, वो बात है उम्र सीमा को लेकर। उम्र सीमा की बात जब आती है तो 18 साल से अधिक अभ्यर्थी, यानी कम से कम आपके 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए, और कम से कम ज्यादा ज्यादा 23 साल, यानी 23 साल तक के अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन ओबीसी और एससी और एसटी कैटेगरी में छूट मिल जाती है। कैसी छूट जी, ओबीसी कैटेगरी में 3 साल की और एससी एसटी कैटेगरी में 5 साल की छूट मिल जाती है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एससी और एसटी वाला जो बंदा है वो 23 में 5 और जोड़ दोगे, यानी 28 साल तक यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा, और ओबीसी वाला जो बंदा है वो 26 साल की उम्र तक यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा। ये हो जाती है इसकी बात। अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर के लिए, तो भाई एसआई के लिए मैक्सिमम कम से कम 20 साल उम्र होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 25 साल उम्र होनी चाहिए। ग्रेजुएशन मांगे तो सीधी सी बात है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते 20 साल उम्र हर किसी की हो ही जाती है। अब यहाँ पर भी एससी और एसटी को छूट मिल जाती है उम्र में, ओबीसी को मिल जाएगी 3 साल की, यानी 3 साल की छूट मिलने का मतलब ये हो गया कि 25 और 3 28 साल की उम्र तक यहाँ पर ही अप्लाई कर पाएंगे ओबीसी वाले। अगर हम बात करें एससी और एसटी कैटेगरी की, तो यहाँ पर इन्हें 5 साल की छूट मिल जाती है। 5 साल की छूट मिलने का मतलब ये हो गया कि ये 30 साल की उम्र तक यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो ये हो जाती है इन सब चीजों को लेकर बात। एक चीज और इन्होंने यहाँ पर दे रखी है, कैंडिडेट बिलो 20 ईयर्स ऑफ एज में बी जनरेटेड रिलैक्सेशन 2.5 सेंटीमीटर इन हाइट एंड 5 सेंटीमीटर चेस्ट। ठीक है, यानी अगर आपकी उम्र 20 साल से कम है,
यानी जिनकी उम्र 18 साल है या 19 साल है, वो ये मान के चले कि उनको हाइट में 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी आपसे। अगर आपकी उम्र 20 साल से कम है तो आप 168 भी छोड़ो, 67 पा जाओ, 167.5 सेंटीमीटर की अगर आपकी हाइट है तो आप यहां पर अप्लाई कर लो। ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें चेस्ट की, अगर आपकी उम्र 20 साल से कम है तो जो चेस्ट यहाँ पर 580 से 85 मांगी गई थी ना, वो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर घट जाएगी, यानी 75 से 80 मांगी जाएगी। बिना फुलाए 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी चेस्ट, और फुलाने के बाद 80 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। यानी फुलाव पूरे 5 सेंटीमीटर का मांगा है, लेकिन 5 सेंटीमीटर की छूट दे दी गई है। कब? जब आपकी उम्र 20 साल से कम होगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे क्या है बात यह है कि टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 120 देखने के लिए मिलते हैं, 120 ही नंबर के, 90 मिनट का टाइम मिल जाता है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ये बात आपको पता ही होगी। अब मेन पॉइंट ये है कि आखिर कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन होंगे जी। तो मैं आपको बता दूं, बेसिक अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन होंगे, साथ में जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद जीके या जीए जनरल अवेयरनेस के होता है 50 क्वेश्चन। इस तरीके से 120 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, 120 ही नंबर के, और 90 मिनट का टाइम मिलता है पेपर को करने के लिए। यहां तक की बात सिंपल सी समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब बात ये आती है पढ़ने वाली। भाई देखो, बेसिक अर्थमेटिक की अगर हम बात करें तो इसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं आपको, उन्हीं टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाहर से कुछ नहीं आएगा। ऐसे ही रीजनिंग में। लेकिन ये जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है, यहां पर कहीं ना कहीं आके दिक्कत हो जाती है, और सबसे ज्यादा वेटेज भी यहां पर इसी का है। सबसे ज्यादा नंबर भी आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन के मिलेंगे। अब यहां आपको क्या होगा, हिस्ट्री भी मिलेगी, पॉलिटी भी मिलेगी, ज्योग्राफी भी मिलेगी, इकोनॉमिक्स भी मिलेगी, साइंस भी मिलेगी, जिसमें आपका फिजिक्स भी हो जाता है, केमिस्ट्री भी हो जाता है, बायोलॉजी भी हो जाता है। ठीक है। और आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे ज्यादा पोर्शन यहां से मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की जरूरत है आपको यहाँ जनरल अवेयरनेस की। बाकी ये जो टॉपिक है दोनों, आपका मैथ और रीजनिंग, इनके तो फिक्स टॉपिक है, इन्हें अपना कंप्लीट कर लो तैयार बेहतरीन तरीके से। सिलेक्शन कितने नंबर तक हो जाएगा इसकी हम बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें कट ऑफ की, भाई कितने कट ऑफ पे आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ जनरल कैटेगरी की, साथ में ईडब्ल्यूएस की भी, ओबीसी कैटेगरी, एससी और एसटी कैटेगरी। ठीक है। अप्रोक्सीमेशन मैं आपको बता रहा हूं। जनरल कैटेगरी जिनका 85 प्लस स्कोर आएगा, यानी 85 प्लस जिसके नंबर बन जाएंगे, कितने में से 120 में से, वो यहां पर सिलेक्शन ले लेंगे, फिजिकल के लिए उन्हें बुला लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस वाले अपने आप को 75 प्लस वाले से मान के चले, ओबीसी वाले 80 प्लस वाले, और एससी कैटेगरी की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये 70 प्लस वाले, और एसटी की अगर हम बात करें तो 65 प्लस वाले जो हैं वो अपने आप को फिजिकल के लिए सेफ मान के चल सकते हैं। ठीक है। फाइनली जो दिक्कत आती है वो फाइनल सिलेक्शन में आती है, फिजिकल के बाद जो मेरिट बढ़ जाती है। कितनी बढ़ती है तो मैं आपको बता दूं, कम से कम आप 4 से 5 नंबर बढ़ती हुई मानते हुए चले। ठीक है। अब आप यहां से समझ गए होंगे कि आपको कितने हिसाब से स्कोर करना पड़ेगा अगर आरपीएफ में सिलेक्शन अपना पक्का करना है तो। ठीक, ये हो जाती है कट ऑफ के बारे में बात। अब मेन पॉइंट ये आती है कि जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आखिर कब तक देखने के लिए मिलेंगे। ऑनलाइन फॉर्म कब? तो भाई ऑनलाइन फॉर्म की बात ऐसी है, अभी फिलहाल आपके रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म के बाद लगभग आप ये मान के चलो अभी मार्च से खत्म, यानी मार्च के लास्ट तक। ठीक है जी, मार्च के लास्ट या अप्रैल की शुरुआत में, अप्रैल 2026 के स्टार्ट में आपके जो फॉर्म है भराने शुरू हो जाएंगे। अब आप ये इंतजार मत करना कि भाई पहले रेलवे के फॉर्म भरने शुरू हो, आरपीएफ के फॉर्म भरने शुरू हो, उसके बाद पढ़ाई शुरू करूंगा। एक तरीका और मैं आपको बता दूं, आप लगातार रेलवे ग्रुप डी, है ना, आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी, साथ में अगर एनटीपीसी यानी 12th लेवल, ठीक, और भी अगर कोई रेलवे की भर्ती सामने आपको देखने के लिए मिल जाती है, ठीक, जैसे कि एनटीपीसी 12th लेवल तो नॉन ग्रेजुएट, बाकी रेलवे ग्रुप डी हो गया,
और आरपीएफ के फॉर्म अभी निकलेंगे। इन सब के फॉर्म भरते रहना, इससे आपकी मदद होगी एग्जाम को करने में। ठीक है, जितना ज्यादा आप एग्जाम में बैठोगे उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि वास्तव में एग्जाम किस हिसाब से कंडक्ट होता है, किस हिसाब से एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट किया जाता है और किस हिसाब से एग्जाम में स्कोर किया जाता है। यहाँ से आपका मनोबल बढ़ेगा, यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप कहीं ना कहीं अपना जो सिलेक्शन है वो पक्का कर पाओगे। हर एक बात मैंने आपको बता दी है, एक एक पॉइंट आपका क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार। शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय।